मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने टॉर्क के बारे में बात की है, ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात की है। उनके बीच में रिलेशन हमने एस्टेब्लिश किया है, और वो रिलेशन जो है दैट इज एग्जैक्टली द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड द लीनियर मोमेंटम दैट वाज स्टेटेड बाय न्यूटन सेकंड लॉ। ओके, तो आज एक न्यूमेरिकल करते हैं सबसे पहले, फिर जो रोटेशनल मोशन हमने पढ़ा और उसमें जो टॉर्क या एंगुलर मोमेंटम लगा है वो हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए देखने वाले हैं कि कैसे हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए उन्हें लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कहता है एक न्यूमेरिकल देखते हैं, आपके एग्जांपल्स में गिवन है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। तो वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि आपसे आता है तो वेक्टर प्रोडक्ट आप इजीली कर सकते हैं। तो क्या कहता है कि किसी भी पार्टिकल पे एक फोर्स लगी हुई है, ठीक है, ये दैट इज द फोर्स एक्टिंग on the particle or the object, ठीक है, and whose position vector is this? It means it is given as the force given है, और साथ ही साथ क्या given है? Position vector means the distance, perpendicular distance, ठीक है। So position vector given है, force given है, तो टॉर्क निकालना है, इजीली आप निकाल सकते हैं। टॉर्क इज इक्वल्स टू r cos f, ठीक है। और वेक्टर प्रोडक्ट किस तरह से करते हैं बेटा? पहले आपको r वाली चीजें रखनी है, पहले i लिखेंगे, j लिखेंगे, k लिखेंगे, ठीक है। फिर r वाली चीजें पहले लिखनी है, i के साथ क्या है 1, सो 1, j के साथ क्या है -1, और k के साथ क्या है फिर 1, और क्योंकि f बाद में है तो अब f वाले टर्म्स लिखेंगे 7, j के साथ 3 और k के साथ 5। तो i j k 1 -1 1 7 3 and -5, इट इज -5, ठीक है। तो अब करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। सबसे पहले क्या करना होता है? आई कैप लिखना होता है, और ये दोनों चीजें आपको छोड़नी है इस तरह से। फिर इसकी एंड इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट इज -1 * -5, -1 * -5 मींस 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनटू 3 * 1 दैट इज 3, एंड इसमें से कर देते हैं माइनस, सो 5 - 3, ओके। फिर यहाँ माइनस जे कैप लेते हैं, और माइनस जे कैप के लिए अब आप ये चीजें छोड़ देंगे, तो 1 * -5 दैट इज -5, एंड 7 * 1 दैट इज 7, एंड पहले में से इसे कर देते हैं माइनस। फिर k को भी फिर आप पॉजिटिव लेते हैं, प्लस k कैप, और अब आप इसे छोड़ देंगे, तो 1 * 3 दैट इज 3, एंड 7 * -1 दैट इज -7, और एक माइनस आप यहाँ लगाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, ओके। सो 5 में से 3 गए 2 i कैप 7 and 5 and 7 -12 into -j that is plus 12 j cap, okay, and 7 plus 3 that is 10 k cap. So that is the torque acting, and since torque is a vector quantity, तो यहाँ पे ये आया है i cap, j cap and k cap, okay। क्योंकि टॉर्क कैसे क्वांटिटी है? टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। चलिए, तो टॉर्क हमने निकाल लिया है, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए हमने निकाल लिया है, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए हमने एंगुलर मोमेंटम भी निकाल लिया। वही जो चीजें हमने लीनियर वाली की थी, है ना, उसके लिए हमने लीनियर मोमेंटम निकाल लिया था, फिर निकाल ली थी फोर्स। फिर सिचुएशन आई कि मुझे एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात ना करके किसके बारे में बात करनी है? मुझे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए हमने मान लिया सेंटर ऑफ मास, उस सेंटर ऑफ मास का आपने वेलोसिटी पता की, मोमेंटम पता किया, एंड फोर्स पता की, ठीक है। अभी क्या किया है? अब वो मेरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स करने लग जाता है रोटेशनल मोशन। क्या करने लग जाता है? रोटेशनल मोशन। तो अभी मुझे क्या पता करना पड़ेगा? मुझे उसका एंगुलर मोमेंटम भी पता करना पड़ेगा, और साथ ही साथ एंगुलर मोमेंटम के मुझे उस पर टॉर्क भी पता करना पड़ने वाला है, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि व्हाट विल बी द एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होने वाला है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम? L, that is angular momentum. So जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा? R क्रॉस P होता है सिंपली, L is equals to R क्रॉस P। ये
लेकिन आई विल हैव ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स, बहुत सारे। तो पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम r1 क्रॉस p1, दूसरे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम r2 क्रॉस p2, तीसरे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम r3 क्रॉस p3, nth पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम होगा rn क्रॉस pn, ठीक है, rn क्रॉस pn। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर है पहले पार्टिकल का मोमेंटम, ये पोजीशन वेक्टर है दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम, ये पोजीशन वेक्टर तीसरे पार्टिकल का मोमेंटम, और ये nth पार्टिकल का मोमेंटम, ठीक है। क्या लगाया जा सकता है, क्या यहाँ पे एडिशन है, तो सब्मिशन का साइन लगा लेते हैं, सब्मिशन, सब्मिशन, इसे L1, इसे L2, इसे L3, इसे L4 और इसे Ln, तो सब्मिशन Li, सब्मिशन क्या लिख देंगे, Li, जहां i की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, i की वैल्यू 1 से लेके जाएगी n तक। मतलब जब आप i को पुट करेंगे तो L1, i को 2 पुट करेंगे तो L2, i को 3 पुट करेंगे तो L3, और बीच में क्या आता जाएगा, क्योंकि सब्मिशन का साइन है तो प्लस, ठीक है। दूसरा क्या लिखा जा सकता है, दूसरे से लिखा जा सकता है Ri क्रॉस Pi, Ri क्रॉस Pi, और i की वैल्यू फिर कहां से कहां तक, i की 1 से लेके n तक। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। इन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आई है वो क्या आई है, सब्मिशन, सब्मिशन Ri क्रॉस Pi, जहां पे i की वैल्यू 1 से लेके कहां तक जाती है, n तक। क्यों, क्योंकि एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में हमारे पास क्या होने वाले, वी हैव n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अभी यहीं से हम निकाल सकते हैं बेटा टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क के बीच में कल रिलेशन निकाला कि टो इज इक्वल्स टू dl बाई dt, ठीक है। l की वैल्यू मेरे पास है, वैल्यू पुट कर देंगे और सिंपली रिलेशन आ जाएगा कि टो इज इक्वल्स टू r क्रॉस f, टो इज इक्वल्स टू r क्रॉस f फॉर एन ऑब्जेक्ट। लेकिन अब मुझे क्या करना है, फॉर एन ऑब्जेक्ट की बजाय मुझे क्या करना है, फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। एंड उसमें क्या होने वाले हैं, वी विल हैव n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये इक्वेशन कैसे बनेगी फिर, इसी तरह r1 क्रॉस f1 वेक्टर प्लस r2 क्रॉस f2 वेक्टर, कहां तक, rn क्रॉस fn वेक्टर। सो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ टॉर्क, टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी बेटा। और यहां पे फिर अगर आप समेशन का साइन लगाएंगे तो पहले दूसरे लिखा जा सकता है टो1 प्लस टो2 प्लस टो3 प्लस कहां तक, टो n तक। मींस ये टॉर्क एक्ट करता है फर्स्ट पार्टिकल पे, दैट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन सेकंड पार्टिकल एंड दैट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन nth पार्टिकल। और समेशन टो i, समेशन टो i, जहां पे i की वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगी। समेशन टो i जहां पे टो की i की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 1 से n तक। और अगर इस फॉर्म में लिखा जाए, इस फॉर्म में क्या आएगा, सिंपली टो विल बी इक्वल्स टू समेशन ri क्रॉस fi, ठीक है, वेयर i will go from 1 to n. So that is the value of tau for a system of particles, ठीक है। चलो बेटा, तो अभी हम बात करने वाले हैं इक्विलिब्रियम की, ठीक है। इक्विलिब्रियम की बात करेंगे और इक्विलिब्रियम दोनों ही केसेस में हम बात करेंगे, चाहे वो केस आपका ट्रांसलेशनल मोशन है, चाहे वो केस आपका रोटेशनल मोशन है, ठीक है। इन बोथ द केसेस वी आर गोइंग टू डिस्कस इक्विलिब्रियम। सो व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम क्या होता है? इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम और इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। इफ net force acting on a
system or object is zero. ठीक है, अगर जो टोटल फोर्स लगी हुई है किसी ऑब्जेक्ट पे, अगर वो टोटल फोर्स जीरो है तो आप क्या कहेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट किसमें है, इक्विलिब्रियम में. ठीक है, इफ द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट की बात करते हैं बेटा, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. ठीक है, ऑब्जेक्ट की बात क्यों की है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में केवल आपको एक पार्टिकल की तरह लेके चलना है. ठीक है, तो उसमें देयर विल नॉट बी एनी इंटरनल फोर्स, तो इंटरनल फोर्स नहीं होगी क्योंकि केवल एक पार्टिकल है, तो एक पार्टिकल खुद पे थोड़ा फोर्स लगा सकता है ना. तो अगर मैं केवल ऑब्जेक्ट की बात करता हूं तो यहां पे जो नेट फोर्स की हम बात कर रहे हैं, वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट एक्सटर्नल फोर्स, ओनली अबाउट एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि इंटरनल फोर्स क्या होती है, फॉर एन ऑब्जेक्ट इट विल बी जीरो, फॉर एन ऑब्जेक्ट इट विल बी जीरो. लेकिन अगर मैं बात करूं फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो क्या है, देयर विल बी इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. अब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे भी फोर्स लगाएगा, समझ रहे हो. अगर केवल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट पे लगेगी केवल एक्सटर्नल फोर्स. अब अगर उस ऑब्जेक्ट को मैंने कहा है कि इट इज ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो एक्सटर्नल फोर्स तो लगे ही लगेगी, लेकिन अब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करना शुरू कर देगा. इंटरेक्ट करने का मतलब क्या है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे फोर्स लगाना शुरू कर देगा, मींस देयर विल बी सम इंटरनल फोर्स, देयर विल बी सम इंटरनल फोर्स. तो अगर आप सिंपली बात करते हैं ऑब्जेक्ट की तो आप बात करेंगे एक्सटर्नल फोर्स की. ठीक है, लेकिन अगर आप बात करते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की तो क्या होगा, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे फोर्स लगाना शुरू कर देगा. तो यहां पे आप दोनों फोर्स की बात करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स एज वेल एज इंटरनल फोर्स. तो नेट फोर्स का मतलब यहां पे होगा दैट फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल द नेट फोर्स इज द सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एंड इंटरनल फोर्स. फॉर एन ऑब्जेक्ट द नेट फोर्स इज ओनली द एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है, सो इफ द नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स जीरो है, अब चाहे वो ऑब्जेक्ट है चाहे वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, नेट फोर्स क्या करनी है, जीरो है. सो दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम. ठीक है, सेकंड आ सकता है इफ नेट टॉर्क, ये ट्रांसलेशनल मोशन की बात होगी, एंड ये आपको बताया किसकी बात होगी, रोटेशनल मोशन की. ठीक है, सो इफ नेट टॉर्क इज जीरो, अगर नेट टॉर्क जीरो है, इफ द नेट टॉर्क इज जीरो फॉर एन ऑब्जेक्ट और ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में होगा. इफ द नेट फोर्स और द नेट टॉर्क, फिर वही बात कि टॉर्क केवल अगर ऑब्जेक्ट के लिए बात करेंगे तो केवल एक्सटर्नल टॉर्क होगा, और अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे तो देयर विल बी एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल टॉर्क. ठीक है, फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल देयर विल बी एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल टॉर्क. लेकिन वो क्या करते हैं, जितना भी इंटरनल टॉर्क होता है उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो जीरो आएगा. ये बात भी आपको याद रखनी है. ठीक है, जो रिजल्टेंट टॉर्क आता है, जो इंटरनल टॉर्क होगा फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, उसकी वैल्यू जीरो आती है. उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी. ये चीज आपको याद रखनी है बेटा. ठीक है, सो इफ द नेट टॉर्क इज जीरो और इफ द नेट फोर्स इज जीरो, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. उसमें क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम में बोलते हैं. ठीक है, अब न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं. न्यूटन सेकंड लॉ, इफ फोर्स इज इक्वल्स टू dp by dt and if force is zero, means in equilibrium, it means dp by dt will be zero. It means differentiation of a variable is zero. और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन तो जीरो नहीं होता है. डिफरेंशिएशन किसका जीरो होता है, कांस्टेंट का. इट मींस p is constant. ठीक है, if the total force on a system or a total force on a object is zero, it simply means dp by dt is equals to zero. Means p is a constant, क्योंकि constant का differentiation क्या होता है, जीरो. It means dp by dt will be equals to zero and p is a constant, and that is known as conservation of linear momentum. Conservation of
लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। इफ टॉर्क इज 0 मीन्स dl by dt is 0. If torque is 0 means that will mean कि dl by dt is 0 and same लॉजिक अगर यहां लगाया जाए कि भाई किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मतलब L is a constant, इक्विलिब्रियम में क्या है, L is a constant means conservation of angular momentum, both of these are important, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम में फोर्स 0 है, इट मींस linear momentum is conserved as well as torque 0, it means angular momentum is conserved, means अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल आपका इक्विलिब्रियम में है, then its linear momentum as well as its angular momentum will be conserved. Will be conserved का मतलब है will remain same, they will not change, ठीक है। उनका एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम बेटा सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते, ठीक है। यहां तक पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक हम जो शुरू करने वाले हैं दैट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चीजों को जोड़ते जाइए, ठीक है। रोटेशनल मोशन में क्या था, लीनियर मोमेंटम, और सॉरी ट्रांसलेशनल मोशन में क्या था, लीनियर मोमेंटम। रोटेशनल में क्या था, एंगुलर मोमेंटम। ट्रांसलेशनल मोशन में कौन थी, फोर्स। रोटेशनल में मोशन को क्या था, टॉर्क। ट्रांसलेशनल मोशन में क्या था, इनर्शिया, क्या था, इनर्शिया। तो रोटेशनल मोशन में क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। नाम इसी तरह पढ़े, लीनियर मोमेंटम था, एंगुलर मोमेंटम जिसे हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। फोर्स थी टॉर्क जिसे हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। इनर्शिया था तो यहां क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वहां इनर्शिया का काम क्या होता था, व्हाट इज द रोल ऑफ इनर्शिया इन ए ट्रांसलेशनल मोशन। किसी ट्रांसलेशनल मोशन में इनर्शिया का रोल क्या होता है, दैट इट विल अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मतलब वो अपोज करेगा मोशन का, और कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, इट मींस इट विल अपोज इट्स, कि वो रेस्ट में ना आए, वो रेस्ट में आने का अपोज करेगा, ठीक है। तो यहां भी सेम चीज है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब कोई ऑब्जेक्ट भाई अगर रुका हुआ है, अगर वो रुका हुआ है, इफ इट इज इन रेस्ट तो वो रोटेशन का अपोज करता है, ठीक है। रोटेशनल मोशन का क्या करता है, अपोज करता है। और कोई ऑब्जेक्ट अगर आपका रोटेशनल मोशन में है तो वो रोटेशनल मोशन में रहने की कोशिश करता है, वो रेस्ट में आने का अपोज करता है, ठीक है। एंड ये जो फिजिकल फैक्टर है, जो ये चीजें बताएगा कि कितना अपोज करा है, दैट इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया मीन्स अपोजिशन इन द चेंज ऑफ द स्टेट। Similar, moment of inertia means a position in the change of state but in rotational motion. Inertia आपका ट्रांसलेशनल मोशन में है, रेक्टिलिनियर मोशन वगैरह सब में क्या है, इनर्शिया। रोटेशनल मोशन में आते ही जब वो अपोज करना शुरू कर देता है कि उसकी स्टेट में चेंज ना हो, then this is known as moment of inertia. ओके, तो कल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हमने ये चीजें पढ़ी है, इनके न्यूमेरिकल्स आप करिए और जितना हो सके आप प्लीज पढ़ते रहिए। जितने न्यूमेरिकल आप सोल्व कर सकते हैं करिए, कोई डाउट आता है तो पूछ सकते हैं बेटा। आई होप ये जो आज आपका ये सेशन रहा है ये आपको समझ आएगा। ये चीजें आप नोट डाउन करते जाइएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आती है किसी भी टॉपिक में तो आप पूछ सकते हैं। टिल देन हैव अ सेफ डे, गुड बाय।